हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस और जीए के क्वेश्चन। और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 10 है। 1 से लेकर 9 तक के प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल में, तो आप उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है चीन और ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन, जापान और रूस और जापान और चीन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब चीन और ब्रिटेन के बीच में सबसे पहली बार अफीम का युद्ध लड़ा गया था, जो कि 1839 से 1842 ईस्वी में हुआ था। चीन और ब्रिटेन के बीच युद्ध। और दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1856 से 1860 ईस्वी में हुआ था, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। और ये दोनों युद्ध ही 18वीं शताब्दी में घटित हुई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है नेपाल, जापान, ब्रिटेन या मिस्र। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब जापान। जापान विश्व का, वर्ल्ड का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय नेता ने तीनों गोल मेज सम्मेलन, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोल मेज सम्मेलन, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था। और ये गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोल मेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में हुआ था। दूसरा गोल मेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 में हुआ था। और तीसरा गोल मेज सम्मेलन नवंबर से दिसंबर 1932 में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्ट लिया था। और अंग्रेज सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत इन गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? आपके ऑप्शन है 2 अगस्त 1946, 21 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946 या फिर 24 अगस्त 1947। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा। और इसका मनाने का मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके ये सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। ये कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, गोखले या तिलक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक फारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा सारथी, कपास के व्यापारी और आरंभिक राजनैतिक और सामाजिक नेता थे। तो उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनका जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जून 1917 में हुई थी मुंबई में। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्ट भी थे, मेंबर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई? आपके ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला नरेश, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, या फिर अवध का नवाब और नेपाल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। तो सुगौली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई एक संधि है, जिसे 1814 से 16 के दौरान हुए ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद अस्तित्व में लाया गया। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए और 4 मार्च 1816 से इसका अनुमोदन किया गया, मतलब स्टार्ट किया गया। नेपाल की ओर से इस पर राजगुरु गजराज मिश्र ने किया और कंपनी की ओर से, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से इस पर लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस बॉर्डसो ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे?
आपके ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ और उनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 को हुई। वो एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंकलन किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा, चनहुद्रो, मोहनजोदारो या फिर बनवाली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मतलब कालीबंगा। कालीबंगा से सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंकरण मिलता है। तो ये जो सभ्यता है इसका उदय हिंदू घाटी में होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया और ये प्रथम उत्खनित एवं विकसित केंद्र हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता का नाम भी इसे मिला। और इसका विस्तार कहाँ पे हुआ? इसका विस्तार बलूचिस्तान, सिंध, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि विस्तृत क्षेत्र में था। और इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान का एक शहर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शक संवत ईस्वी सन से कितने वर्ष पीछे है? आपका ऑप्शन है 150 या फिर 78 या फिर 128 या फिर 52। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी मतलब 78 वर्ष पीछे है। और संवत जो है वो समय की गणना का भारतीय मापदंड माना जाता है और भारत में 2 संवत प्रचलित है, एक है शक संवत और एक है विक्रम संवत। इतिहास में इस बात के तथ्य मौजूद है कि जिनसे पता चलता है कि भारत में संवत का प्रयोग लगभग 2000 वर्षों से ही होना शुरू हुआ था और उसके पहले शासन वर्ष का उपयोग करके समय की गणना की जाती थी। जैसे महान शासक अशोक, कौटिल्य, कुषाण और सातवाहन तक ये गणना चलती रही और इससे इतिहासकारों में भ्रम की स्थिति बनी रही और उसके बाद ही ये संवत का उपयोग करने का स्टार्ट हुआ समय की गणना करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने डैश से शासन किया। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है विदर, बेरार, गोलकुंडा या नागपुर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मतलब गोलकुंडा। तो ये कुतुबशाही राजवंश की स्थापना सुल्तान कुली कुतुब शाह ने की थी। राजवंश बहमनी साम्राज्य का एक हिस्सा था जिसे गोलकुंड कहा जाता है। 1518 में उन्होंने कुतुब शाह ने अपनी राज स्वतंत्रता की घोषणा की। वो अपने बेटे जमशेद द्वारा सफल हुए। जमशेद ने 1550 तक शासन किया। उसके बाद 1580 तक इब्राहिम और 1611 तक उसके बेटे मोहम्मद कुली ने शासन किया, पर 1687 में औरंगजेब ने राज्य पर कब्जा कर लिया। और ये जो गोलकुंडा है वो दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर में एक स्थित दुर्ग या फिर स्तब्ध नगर है। पूर्व काल में ये कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी भोसले, संभाजी, पेशवा या नानाजी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मतलब शाहजी भोसले। तो योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले 17वीं शताब्दी के एक सेना नायक तथा छत्रपति शिवाजी के पिता थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शाहजी के अलग अलग समय पर अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य के सैन्य सेवाएं भी की। शिवाजी छापामार युद्ध के प्रारंभिक प्रतिपादक में से एक थे। उन्होंने भोसले परिवार का विशिष्टता प्रदान की। उनकी जन्म 1594 में हुई और उनकी मृत्यु 23 जनवरी 1664 में हुई। उनका पूरा नाम शाहजी राजे भोसले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है
ब्रिस्टन चार्लिस चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड क्लिट एटली या फिर हैरोल्ड मैकमिलन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लिमेट एटली। तो ये भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लिमेट एटली थे। एटली लेबर पार्टी का था जिसने शासनकाल में भारत स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा डैश में हुए अधिवेशन में पारित हुआ। आपके ऑप्शन है लाहौर, नागपुर, कोलकाता या मुंबई। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब मुंबई। तो ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव में ये घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल की तत्काल समाप्ति भारत की स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कैबिनेट मिशन का इनमें से किसने नेतृत्व किया? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैट्रिक लॉरेंस। मतलब कैबिनेट मिशन का नेतृत्व पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में कौन कौन थे? इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। एक थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और दूसरा थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरा थे A.B. अलेक्जेंडर। तो इनमें से पैट्रिक लॉरेंस ने इसका नेतृत्व किया, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हैस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर राजा राममोहन रॉय। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा कुछ पुरातन भारतीय समुदाय में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसके चिता में प्रविष्ट होकर आत्मत्याग कर देती थी। और 1829 में अंग्रेजों द्वारा भारत में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिए जाने के बाद इस प्रथा की समाप्त हो गई। तो इसको अवैध कौन घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर अशोक या फिर समुद्रगुप्त या फिर अकबर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त राजवंश का राजा था। वो भारत के महानतम या फिर सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। उनकी मृत्यु 410 ईस्वी में हुई। उनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कालिदास थे ये संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत के पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उस रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित किया। तो उनका जन्म और मृत्यु दोनों ही गुप्त राजवंश में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फर खान या फिर विनोबा भावे या फिर महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फर खान। तो खान अब्दुल गफ्फर खान सीमा प्रांत और बालूचिस्तान के एक महान नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी या फिर बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से भी पुकारे जाने लगे। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासक के विरुद्ध अहिंसा का प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। उनकी जन्म 6 फरवरी 1890 को हुई पाकिस्तान में और उनकी मृत्यु 20 जनवरी 1988 में हुई पाकिस्तान में ही। तो उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। तो इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये ब्रिटिशकालीन भारत के सिविल सेवा के अधिकारी एवं राजनैतिक सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ह्यूम प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक सुधारक के अलावा माहिर पक्षी विज्ञानी भी थे। इस क्षेत्र में उनके कार्यों की वजह से उन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। उनका जन्म 4 जून 1829 को हुआ यूनाइटेड किंगडम में और उनकी मृत्यु 31 जुलाई 1912 में हुई लंदन, यूनाइटेड किंगडम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है मीरा, तुलसीदास, कालिदास या जयदेव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब जयदेव। गीत गोविंद जो कि संस्कृत में लिखी गई 12th सेंचुरी में एक हिंदू पोएम है जिससे जयदेव ने लिखा था। और गीत गोविंद में कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संपाद का वर्णन है। जयदेव का जन्म कहाँ हुआ था? जयदेव का जन्म उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास एक ग्राम में हुआ था। तो गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? जयदेव के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 1857 ईस्वी का विद्रोह था क्या? ब्रिटिश षड्यंत्र, या फिर शासकों तथा भूस्वामियों द्वारा विद्रोह, या फिर स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, या फिर सैन्य विद्रोह। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, मतलब स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था ये। तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था। और इससे कब स्टार्ट हुई थी? इसकी शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या में मेरठ में स्टार्ट हुई थी। 10 मई 1857 की संध्या में मेरठ में स्टार्ट हुई थी और इसे प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसको शुरुआत करने का श्रेय अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, सुखदेव, अवध बिहारी या फिर उधम सिंह। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह। उधम सिंह ने मारा जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को। तो ये जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 मतलब 1919 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नज़दीक जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। अंग्रेज़ों को ये बात पसंद नहीं आई और अंग्रेज़ों का एक अफसर जनरल माइकल ओ डायर ने वहां एकत्रित सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवानी शुरू कर दी। इस हादसे में हज़ारों से भी ज़्यादा लोग और बच्चे भी मारे गए, 2000 से ज़्यादा जख्मी हुए। सैकड़ों महिलाएं, बूढ़े और बच्चे जान बचाने के लिए कुओं में छलांग लगा दी। तो इस बदला को पूरा करने के लिए सन 1934 में उधम सिंह लंदन जाकर रहने लगे। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी में एक बैठक हो रही थी, जिस बैठक में डायर को भी शामिल होना था। तो उधम भी वहां पहुंच गए। जैसे ही डायर भाषण के बाद अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा तो किताब में छुपी रिवॉल्वर निकालकर उधम सिंह ने उस पर गोलियां बरसा दी। डायर की इसी मौके पे मौत हो गई। उधम सिंह को पकड़ लिया गया और मुकदमा चला। 31 जुलाई 1940 को उसे फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाया? क्या ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। मतलब सती प्रथा के खिलाफ अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश दिया। चूँकि महिला स्वेच्छा से भी ऐसा करती थी, इसीलिए उन्होंने ये भी आदेश दिया कि कोई भी महिला अपने मुख्य पुलिस अधिकारी से विशिष्ट अनुमति लिए बगैर ऐसा नहीं कर सकती। और 18वीं सदी के अंत में इस प्रथा को ऐसे कुछ इलाकों में बंद कर दिया गया जहाँ यूरोपियन और औपनिवेशिक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
देख लिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आपके ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, पल्लव या गुप्त। इनमें से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब मौर्य। मौर्य जो कि सबसे प्राचीनतम राजवंश है। तो ये भारत का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली राजवंश है और इस राजवंश ने 137 ईयर्स तक भारत में राज्य किया और इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री आचार्य चाणक्य मतलब कौटिल्य को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी का सत्याग्रह का प्रथम महान प्रयोग कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है चंपारण या बारदोली या दक्षिण अफ्रीका या फिर दांडी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब दक्षिण अफ्रीका। मतलब गांधी जी का सत्याग्रह का प्रथम महान प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में हुई। देख लेते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अजंता चित्रकला में क्या दर्शाया गया? आपके ऑप्शन है पंचतंत्र या रामायण या महाभारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अजंता की चित्र तकनीकी दृष्टि से पूरे दुनिया में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियाँ, वृक्षों एवं पशु की आकृतियों से सजावट का काम तथा बौद्ध एवं बौद्धिस्त्व की प्रतिमाओं के चित्रण का काम, जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों हमने आज देख लिया आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके प्रिपरेशन के लिए एसएससी जीडी के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।